हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 दिसंबर 2013 का। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द मॉडल ऑफ मैनेजेरियल एंटरप्राइजेज इज एसोसिएटेड विद। तो ये तीन मॉडल थे भाई। विलियमसन का मॉडल था डिस्क्रेशनरी एंटरप्राइजेज। मैनेजेरियल एंटरप्राइजेज किसका मॉडल था? आर्मोरिस का। और बोमल का कौन सा था भाई? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो अभी इन तीनों मॉडल को सिलेबस से बाहर कर दिया गया भाई, इसलिए हमने इन मॉडल को डिस्कस नहीं किया। फिर भी याद रख लेना, द मॉडल ऑफ मैनेजेरियल एंटरप्राइजेज इज एसोसिएटेड विद आर्मोरिस। बोमल का कौन सा था भाई? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। सेल्स रेवेन्यू लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर ही, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल। और थर्ड हमारा भाई विलियमसन का डिस्क्रेशनरी एंटरप्राइजेज। ठीक है भाई, विलियमसन का है भाई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग? एलपीपी किसकी गिवन है भाई? डोंट थिंक की। दो मेथड होते हैं, सिंपलेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो ये बोल रहा है भाई कि इनमें से कौन से assumption नहीं है एलपीपी की? कांस्टेंट आउटपुट रेशियो, बिल्कुल भाई। कांस्टेंट आउटपुट प्राइस कैसे पता चला भाई हमें? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन जब आपको एलपीपी करवाई थी तब पहले ही बता दिया था कि एलपीपी किस सिचुएशन में लागू होगी? जब परफेक्ट कंपटीशन की स्ट्रक्चर हो। जब परफेक्ट कंपटीशन स्ट्रक्चर हो तभी एलपीपी जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो कांस्टेंट आउटपुट प्राइस होगा और इनपुट का प्राइस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, बिल्कुल गलत। क्या रहेगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है भाई, तो सी आंसर हो जाएगा। नोट पूछा हुआ है, डी पढ़ के देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन, यस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन दी पोल एम स्वीजी मॉडल ऑफ ओलिगोपोली इन द किंक्ड डिमांड कर्व, द पॉइंट ऑफ किंक रिप्रेजेंट। किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी की रिजिडिटी को भी और प्राइस रिजिडिटी को भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, बोथ द प्राइस एंड क्वांटिटी रिजिडिटी। क्लियर है ना भाई? ये देखिएगा, ये किंक हो गया था भाई। देखो रे अच्छे से। एवरेज रेवेन्यू करो, मार्जिनल रेवेन्यू करो, कैसे आएगा? दिस दिस ये मार्जिनल रेवेन्यू करो था भाई। और ये क्या था? डिसकंटिन्यू पार्ट। ए से बी तक क्या था भाई? डिसकंटिन्यू पार्ट था। क्लियर? मार्जिनल कॉस्ट जब तक इसके अंदर से, इस डिसकंटिन्यू पार्ट से जब तक मार्जिनल कॉस्ट गुजरेगी तब तक प्राइस और क्वांटिटी क्या रहेंगे? रेजिड, यानी कि कठोरता, क्वांटिटी की भी और प्राइस की भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑफर कर्व्स, ऑफर करो क्या बताता है भाई हमें? रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, जेएस मिल की थी। लाफर करो, देखिएगा लाफर करो, देखिएगा भाई क्या होता है। देखो भाई लाफर करो क्या होता है। देखिए लाफर कर्व में क्या बोलता है भाई? लाफर कर्व में बोलता है भाई कि गवर्नमेंट अगर एक लिमिट से ज्यादा गवर्नमेंट अगर एक लिमिट से ज्यादा टैक्स लगा दे, जैसे मान लीजिए पहले टैक्स इतना लगाया हुआ था, ये सिचुएशन थी। ठीक है, ये क्या था भाई? गवर्नमेंट का रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट रेवेन्यू था। ये क्या होता है? डेड वेट लॉस भाई, डेड वेट लॉस, कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस। अब लाफर कर्व क्या बोलता है भाई कि अगर गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा टैक्स लगाती है तो जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाता है डेड वेट लॉस भी बढ़ता जाता है, लेकिन पब्लिक रेवेन्यू जो है वो एक पॉइंट के बाद कम होना स्टार्ट हो जाता है और डेड वेट लॉस जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिएगा कैसे, जैसे अब नेक्स्ट में दिखाता हूँ आपको। डिमांड सप्लाई, अब गवर्नमेंट मान लीजिए और टैक्स लगा दे तो अब क्या होगा? देखिएगा डेड वेट लॉस कितना हो गया? ये सारा का सारा जो है ये कंप्लीट क्या होगा? डेड वेट लॉस।
और ये गवर्नमेंट रेवेन्यू भाई, ये गवर्नमेंट रेवेन्यू हो गया। क्लियर। अब अगर गवर्नमेंट और टैक्स लगाएगी, अगर गवर्नमेंट और टैक्स लगा दे तो देखिएगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन डेड वेट लॉस जो है बढ़ता जा रहा है। इसी को ये क्या बोलता है भाई, लाफर कर्व। समझ रहे भाई, लाफर कर्व क्या बोलता है भाई कि अगर एक लिमिट से ज्यादा गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती जाती है तो एक टाइम के बाद गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स से रेवेन्यू है वो कम होता जाता है, और इकोनॉमी के अंदर क्या पैदा हो जाता है भाई, डेड वेट लॉस। क्लियर है भाई, डेड वेट लॉस जो ना कंज्यूमर को आए, ना प्रोड्यूसर को जाए, और ना ही गवर्नमेंट के पास हो, उसको बोलते हैं डेड वेट लॉस। ठीक है भाई, तो ये था लाफर कर्व भाई। एक लोरेंज कर्व था भाई हमारा। लोरेंज कर्व हमें क्या बताता है भाई, इनइक्वालिटी। लोरेंज कर्व देखिए कैसे, कम्युलेटिव पॉपुलेशन, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम। देखिएगा कैसे बताता है भाई हमें, ये इक्विटी लाइन लगा लीजिएगा, ये है सॉरी 45 से इक्विटी लाइन। ठीक है भाई, क्लियर। ये इक्विटी लाइन दिखा दी भाई। अब ये देखिएगा, ये लोरेंज कर्व है, ये दिस, इसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज कर्व। ये इक्विटी, ये तो क्या है, इक्विटी लाइन भाई। लोरेंज कर्व लाइन से जितनी के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी। लोरेंज कर्व के बाद आया था गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट देखिएगा भाई, गिनी कोफिशिएंट क्या होता है, ओ ए बी, ओ ए बी, और ये हो गया भाई ओ बी सी। क्लियर। तो गिनी कोफिशिएंट हम कैसे निकालते थे, अरे गिनी कोफिशिएंट हम कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ ओ ए बी, उसको किससे डिवाइड करवा दूं, एरिया ऑफ ओ ए बी को अगर मैं डिवाइड करवा दूं एरिया ऑफ बी सी से, तो वो मेरा क्या आ जाएगा भाई, गिनी कोफिशिएंट। समझे भाई, अरे गिनी कोफिशिएंट किसको बताता है, इनइक्वालिटी को। एरिया ओ ए बी बाय ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, दिस दिस दिस, देखिएगा हाईलाइट करता हूँ मैं थोड़ा इसको, ये वाली ट्रायंगल में ओ बी सी, ट्रायंगल ऑफ ओ बी सी। क्लियर है, क्लियर है भाई। अगर गिनी को देखिएगा, अरे ये गिनी कोफिशिएंट का मतलब मीनिंग क्या हुआ भाई, ये एरिया फाइंड करके दे देता है। देखिए टोटल तो ये है, टोटल कितना है, ट्रायंगल ओबीसी, उसके अंदर से इतनी इनइक्वालिटी है, एरिया ओएबी जितनी, एरिया ओएबी जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा इनइक्वालिटी उतनी बढ़ती जाएगी भाई। क्लियर है। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू एक हो जाए, एक का मतलब क्या है भाई, ये एक का मतलब क्या, ऊपर वाली वैल्यू भी इक्वल, नीचे वाली वैल्यू भी इक्वल, यानी कि ये जो है, देखिएगा कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ये वाला जो है ये इस तरीके से हो जाए, ये जो लाफर कर्व था ये इस तरीके से हो जाए, तो यानी कि सारी की सारी इक्वालिटी है भाई, तो 100% इक्वालिटी होगी अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो। अगर गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू जीरो, जीरो कब आएगी, ये जो लाफर कर्व है ये कहाँ पर आ जाए, इस इक्विटी लाइन के ऊपर आ जाए। क्लियर, तो ऊपर वाली वैल्यू जीरो, एरिया ओ ए बी अगर क्या हो जाए जीरो, एरिया ओ ए बी अगर जीरो हो जाए तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। क्लियर, जीरो का मतलब क्या है, 100% इक्विटी। जीरो का मतलब क्या है, 100% इक्विटी। तो अब देखिएगा क्वेश्चन को, देखो ऑफर करो रेसिप्रोकल डिमांड को लाफर करो किससे मैच करेगा भाई, पब्लिक रेवेन्यू से। लोरेंज कराओ इनइक्वालिटी से, किंग को डिमांड कराओ स्टिक की प्राइस। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द आइटम इन लिस्ट फर्स्ट विद आइटम इन लिस्ट सेकंड, करिएगा भाई मैच। टेक्निकल मोनोपोली, टेक्निकल मोनोपोली क्या होती है, जो प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से आई। टेक्निकल मोनोपोली क्या होती है, प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से जो मोनोपोली है उसको बोलते हैं टेक्निकल मोनोपोली। तो टेक्निकल मोनोपोली किससे मैच करेगी, कोको कोला से। ग्लोबल मार्केट कौन सी होगी, गोल्ड एंड सिल्वर। लीगल मोनोपोली, लीगल कौन सी होगी, जिसमें पेटेंट मिला हो भाई जिसको कानूनी तौर पर। क्लियर भी, ओलिगोपोली में क्या होता है, कार्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस, तो क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस, एक्चुअल विलिंगनेस सॉरी मैक्सिमम विलिंगनेस माइनस, मैक्सिमम विलिंगनेस माइनस एक्चुअल पे। समझ रहे भी,
वो उस वस्तु के लिए कितने देने को तैयार है, लेकिन एक्चुअल में कितना पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। तो अब देखिएगा क्या बोलता है भैया, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। बिल्कुल भाई, क्लियर है भाई। क्या है भाई, जो पोटेंशियल प्राइस यानी कि जो वो सोच के चलता है, संभावना करके चलता है कि भाई मैं इतना प्राइस दे दूंगा इसके लिए, एंड एक्चुअल में कुछ और मिलता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस का रीजन क्या होगा भाई, अरे कंज्यूमर सरप्लस का रीजन क्या होगा भाई, मार्केट फोर्सेस। अरे मार्केट फोर्सेस की वजह से कंज्यूमर सरप्लस आता है। मार्केट फोर्सेस क्या होती है भाई, देखिएगा, मान लीजिए को मैं कोई वॉच देखने गया भाई, ठीक है, वॉच, और उसने मुझे कोई वॉच दिखाई भाई, और वॉच देखते ही मुझे पसंद आई भाई, तो मैं माइंड के अंदर सोचता हूँ कि मैं इस वॉच के लिए 500 तक देने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैंने वॉच वॉच वाले से उसका प्राइस पूछा तो उसने कितना बताया भाई, 200 रुपीज। वो 200 उसने किस वजह से बताया, क्योंकि प्राइस में कम, क्योंकि सॉरी मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा, मार्केट फोर्सेस की वजह से, समझ रहे, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको ये डर है कि अगर मैं प्राइस जो है ज्यादा, अगर मैं हाई प्राइस चार्ज करूंगा तो कंज्यूमर जो है किसी दूसरी शॉप पे, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर बहुत सी शॉप है, क्लियर है, तो वो प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस कैसा अर्न करता है भाई, नॉर्मल, अरे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है भाई। समझ रहे सिचुएशन क्या देखेगा, कंज्यूमर सरप्लस आता ही क्यों है, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस की वजह से, मार्केट की फोर्सेस की वजह से ही कंज्यूमर सरप्लस आता है। मार्केट में फोर्स होते हैं डिमांड और सप्लाई के, इसी मार्केट में कंपटीशन होता है, इसी वजह से क्या होता है, जो प्रोड्यूसर जो है वो लो प्राइस चार्ज करता है, समझ रहे, लो प्राइस चार्ज करता है, हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कम, इसी वजह से क्या आता है, हमें कंज्यूमर सरप्लस मिलता है भाई, क्लियर। तो अब देखिएगा ये रीजन क्या दे रहा है भाई, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस, ये बात भी ठीक है भाई, कि इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस। अगर प्राइस कम तो कंज्यूमर सरप्लस और बढ़ेगा, प्राइस ज्यादा होता जाएगा उतना ही कंज्यूमर सरप्लस कम होता जाएगा। तो बात तो आर ठीक है, बट इसका रीजन तो नहीं है, इसका रीजन क्या होगा भाई, मार्केट फोर्सेस की वजह से, समझ रहे हो, अरे ये तो सिंपल सी बात बोल दी इसने कि इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और कंज्यूमर सरप्लस के बीच में, क्लियर अभी। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और कंज्यूमर सरप्लस निकालते कैसे हैं भाई, अरे कंज्यूमर सरप्लस निकालते कैसे हैं, देखिएगा भाई, प्राइस क्वांटिटी, ये क्या होता है मेरा कंज्यूमर सरप्लस, ये क्या है भाई मेरा कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है भाई, ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है, ये एरिया फाइंड करना है। इस एरिया को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखिएगा, अगर मैं ये क्या है, डिमांड करो, अगर मैं डिमांड करो का इंटीग्रेशन कर दूं, डिमांड करो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्या, कहाँ तक लिमिट फिक्स कर दूं, 0 टू क्या, अरे देखिएगा 0 टू क्या, क्या तक अगर मैं डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन मुझे क्या करके देता है, एरिया फाइंड करके, तो मुझे कहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे इस पूरे एरिया की वैल्यू मिल जाएगी, इस कंप्लीट एरिया की, क्लियर। उस कंप्लीट एरिया के अंदर से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, देखिएगा माइनस पी क्या हो, यानी कि एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, दिस पी, पी ई एल, एरिया पी एल बचेगा भाई, और वही मेरा क्या है कंज्यूमर सरप्लस। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला है भाई, आगे मैथमेटिकली क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे, समझ रहे हो भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा भाई, देखिएगा, द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज एल शेप्ड रेदर देन यू शेप्ड, देखिएगा भाई, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट से क्वेश्चन आया भाई, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो आपको बताया था भाई मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। देखिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होती है भाई, अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं अभी पीछे, कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट कम होती जाएगी, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे कॉस्ट कम होती जाएगी, लेकिन एक टाइम के बाद कॉस्ट मिनिमम पर पहुंच जाएगी, और उसके बाद अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो कॉस्ट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी यू शेप। अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं, यू शेप कॉस्ट का, यानी कॉस्ट किस तरीके से रिएक्ट करती है, यू शेप में, एक बार एक टाइम तक तो कम होती जाती है, फिर कॉन्स्टेंट, और फिर बढ़ना स्टार्ट कर देती है, क्लियर। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में क्या बोलता है भाई, कि जो कॉस्ट की शेप है वो एल शेप्ड है। अब एल शेप्ड कैसे, वो देखेगा,
ये क्या बोलता है भाई कि जैसे जैसे हम इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करते जाते हैं, तो स्टार्टिंग में तो प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जब हम प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं तो तो फर्म के अंदर क्या लागू हो जाता है, इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमी ऑफ स्केल लागू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी पर क्वांटिटी कॉस्ट क्या होती जाती है, कम। इकोनॉमी ऑफ स्केल के लागू होने की वजह से पर क्वांटिटी कॉस्ट क्या हो जाती है हमारी, कम। एक टाइम के बाद कॉस्ट बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट कॉस्ट पर हम कितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, चाहे हम कितनी भी क्वांटिटी का प्रोडक्शन बढ़ा दें, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। क्लियर। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट का कर्व है वो किस शेप का होगा भाई, एल शेप का। माइक्रो का नोट्स निकाल लीजिए, उसके अंदर गिवन है भाई, मैं बताता हूँ आपको पेज नंबर। फर्म थ्योरी का माइक्रो का सेकंड नोट्स भाई। निकाल लीजिएगा भाई फर्म थ्योरी का नोट्स। देखो 30 नंबर पेज निकाल लीजिएगा भाई, पेज नंबर 13 भाई, 30 नंबर पेज। फर्म थ्योरी के अंदर 30 नंबर पेज के ऊपर है भाई। देखिएगा क्या बोलता है अभी मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर। देखो, वी हैव स्टडीड traditional theory of cost, let us discuss about modern theory of cost. Modern theory of cost is given by Stigler, Andrews, Sargent, फ्लोरेंस एंड फ्रीडमैन। लिख लीजिएगा अब इसके ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लीजिएगा कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट किस किस की गिवन है, स्टिगलर, एंड्रयूज, सर्जेंट, फ्लोरेंस एंड फ्रीडमैन की। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल थ्योरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व आर यू शेप्ड। क्लियर भाई, अभी तक हम यही शेप पढ़ के आए ना एमसीक्यू और एससी की, यू शेप। क्लियर अभी। लेकिन ये क्या बोलता है भाई, यू शेप्ड, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी इन रियल लाइफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आर एल शेप। लेकिन रियल लाइफ के अंदर इनकी शेप कैसे होती है अभी, एल शेप्ड। बिकॉज, अब इसका रीजन पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग रन कॉस्ट आर मेनली टू टाइप्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैनेजेरियल कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज कंटिन्यूसली ड्यू टू टेक्निकल इकोनॉमी ऑफ स्केल, की इकोनॉमी ऑफ स्केल लगने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट जो वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है, बट मैनेजेरियल कॉस्ट जो वो बढ़ती जाती है। दिस फॉल इन प्रोडक्शन कॉस्ट इनिशियली मोर देन, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट तो जो है वो ज्यादा गिरती है, लेकिन ये मैनेजर कॉस्ट है वो कम बढ़ती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होता है। इनिशियली मोर देन राइज इन मैनेजरियल कॉस्ट, बट मैनेजरियल कॉस्ट देखिएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज कंटिन्यूसली ड्यू टू टेक्निकल इकोनॉमी ऑफ स्केल, बट मैनेजरियल कॉस्ट में राइज। Thus, fall in production cost initially more than rise in managerial cost. Long run average cost curve जो है वो fall smoothly और remain constant at very large scale of output because managerial cost increase equal to प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल। और एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, अभी मैनेजरियल की कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है, उतनी ही मैनेजरियल कॉस्ट बढ़ती है, उतनी ही पर क्वांटिटी ज्यादा प्रोडक्शन करने पर हमारी कॉस्ट गिरती है। तो एक टाइम के बाद हमारा कॉस्ट कर्व क्या हो जाता है, कांस्टेंट। क्लियर अभी। तो देखिए इसने शेप भी दिखा रखी है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की एल शेप। इट मींस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैन बी स्मूथ और एल शेप्ड बट नॉट यू शेप। क्लियर अभी। ये थी मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आगे चलिएगा भाई। ओ सॉरी, ये रीजन देखिएगा भाई इसका क्यों भाई कि लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व किसने शेप दे दिया है। अब इसका रीजन दे रहा है क्यों, क्योंकि द न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज प्लांट रिड्यूस द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। यस, लॉन्ग रन के अंदर नई टेक्नोलॉजी की वजह से इकोनॉमी ऑफ स्केल लागू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर क्वांटिटी कॉस्ट जो है वो गिरती जाती है। इस वजह से क्या होता है भाई, वो उसकी शेप क्या आती है, एल शेप। तो बोथ आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देख लीजिएगा भाई, इंडिफरेंस कर्व
ये होता है भाई इंडिफरेंस कर्व। तो ये लेफ्ट टू राइट है भाई, लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल भाई। तो फर्स्ट तो ठीक है भाई कि जो इंडिफरेंस कर्व स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट, और किसकी वजह से डाउनवर्ड होता है? ड्यू टू मोनोटोनोसिटी, ड्यू टू मोनोटोनोसिटी लिख लीजिएगा यहाँ पर, मोनोटोनोसिटी की वजह से। तो ए तो ठीक है भाई, बी ऑप्शन पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, गलत भाई। राइट टू लेफ्ट तो इस तरीके से शेप होनी थी, तो ये तो गलत है, बी ऑप्शन गलत। सी ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द टू एक्सिस, बिल्कुल भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता क्यों है? ड्यू टू एम आर एस, समझ रहे हो भाई? किसकी वजह से भाई? डी एम आर एस की वजह, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है भाई। डी ऑप्शन पढ़ते हैं भाई। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल भाई, कभी नहीं काटते आपस में। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ सिंगल कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में कट नहीं करते। तो ठीक कौन सा हुआ? ए सी डी आंसर हो जाएगा, ये सी डी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। A major portion of the multiplier effect is realized in fewer period when marginal propensity to consume is, कि जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट है वो थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। फ्यू पीरियड, कब? जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एमपीसी की वैल्यू क्या हो? छोटी। द ऑप्टिम, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेजर पोर्शन ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इज रिलीज इन फ्यूअर पीरियड व्हेन एमपीएस वैल्यू इज, एमपीएस भी दे सकता है इसकी जगह पे, तो अपोजिट हो जाएगा ना सिस्टम, तो समझ लीजिएगा उसको भी। द 10th क्वेश्चन देखिएगा। द ऑप्टिमम कैपिटल स्टॉक इज अचीव्ड व्हेन द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू, सोलो मॉडल से क्वेश्चन है भाई, कि जो ऑप्टिमम कैपिटल का स्टॉक है, यानी कि जो कैपिटल है उस टेलर के पास या उस ऑटो वाले के पास मैक्सिमम किस पॉइंट पर होगी? इक्वल जी। यूजर कॉस्ट का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन। यूजर कॉस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है भाई? डेप्रिसिएशन, लिख लीजिएगा यहाँ पर। यूजर कॉस्ट है किसी चीज को यूज करने की कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन भाई। ठीक है भाई। द इंटरेस्ट रेट के इक्वल हो जाए, इंटरेस्ट रेट का कोई सिस्टम नहीं था, डेप्रिसिएशन रेट का कोई सिस्टम नहीं था, तो क्या आएगा? द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि दिस, ये क्या थी? डेप्रिसिएशन प्लस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये हमारी क्या थी? मान पी के, ये क्या था हमारा? y इक्वल टू एफ ओ के, और इसका स्लोप क्या था? एम पी के, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो डेप्री यूजर कॉस्ट किसके इक्वल होगी? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल। मैंने आपको करवाया भी था जब अंडर एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी करवाई थी केन्स की और उसकी, तब आपको ये वर्ड यूज करके दिखाया था, एट फुल पोटेंशियल, अंडर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या था अभी? फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल। अंडर पोटेंशियल अगर गिवन होता तो इसका मतलब क्या है? अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे क्या दे दिया? इफ द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है इकोनॉमी के अंदर। और क्या बोल रहा है? एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल लीड टू, और हम मनी सप्लाई बढ़ा दे इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्ट जो एग्रीगेट सप्लाई कर वो क्या है? वर्टिकल। और अब इकोनॉमी के अंदर क्या कर दिया जाए? मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, तो क्या आएगी? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अरे डिमांड साइड से इन्फ्लेशन आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा भाई, 12th क्वेश्चन। देखिएगा भाई, अर्ली केंजियन थॉट की बात कर रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ द ऑर्थोडॉक्स अर्ली केंजियन? तो देखिएगा भाई, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज एक्सट्रीमली हाई अकॉर्डिंग टू अर्ली केंजियन। इलास्टिसिटी ऑफ इंटरेस्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मनी डिमांड के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिलेशन है वो क्या था भाई? स्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ठीक है भाई, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज लो, ये गलत हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी डू नॉट हैव इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टेबल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि क्लासिकल थॉट है भाई ये तो। देखिए क्लासिकल थॉट कैसे, कि ये बोल रहा है भाई कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकती किसको? लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो इफेक्ट नहीं कर सकती। तो ये भी भाई अर्ली केंजियन का थॉट था, तो ये भी ठीक होगा। डिमांड फॉर मनी इज अनस्टेबल। क्लियर। डिमांड फॉर मनी इज अनस्टेबल, ये भी अर्ली केंजियन का थॉट था, तो याद रख लेना भी इस क्वेश्चन को यहीं से।
अर्ली केंजियन के थॉट को, ठीक है अभी तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। अगर ISLM मॉडल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो भाई इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो। देखिएगा, द IS कर्व इज फ्लैटर, IS कर्व क्या बोल रहा है, फ्लैट, कब, लोअर द वैल्यू ऑफ द केंजन मल्टीप्लायर, तो सबसे पहले केंजन मल्टीप्लायर निकालो भाई, 1/1 माइनस C0, इसकी वैल्यू लो कब होगी, जब MPC की वैल्यू क्या हो, छोटी। अरे C0 अगर छोटा होगा तो नीचे वाली वैल्यू बड़ी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी तो यानी कि C0 की वैल्यू इसने दे दी बड़ी, सॉरी छोटी भाई, C0 की वैल्यू क्या दे दी इसने, छोटी, C0 छोटा दे दिया। एंड लोअर द इंटरेस्ट रजिस्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोअर द इंटरेस्ट रजिस्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वेस्टमेंट का रिलेशन, आई इज इक्वल टू आई बार माइनस डी आर, तो किसकी बात कर रहा है, डी की वैल्यू भी क्या दे दी, लो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो भी और लिखते जाओ कि उसने क्या क्या बोला है, तो डी की वैल्यू लो दे दी और किसकी वैल्यू, C0 की वैल्यू छोटी दे दी। अब ये क्या बोल रहा है कि उस सिचुएशन में IS कर्व क्या होता है, फ्लैट। अब हम IS कर्व का स्लोप निकालते, क्या होता है IS कर्व का स्लोप, वन डिवाइड बाय सॉरी 1 माइनस C0 अपॉन डी, ये IS कर्व का स्लोप है भाई। अब C0 की वैल्यू छोटी, C0 की वैल्यू अगर छोटी होगी, और देखिएगा इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, तो C0 की वैल्यू अगर छोटी होगी तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, अरे C0 की वैल्यू छोटी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी तो स्लोप तो क्या हुआ, ज्यादा, अरे टोटल वैल्यू ज्यादा होगी ना, समझने की कोशिश करो भाई। अरे C0 छोटा, C0 अगर छोटा तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी तो इसका मतलब क्या है, टोटल वैल्यू बड़ी, टोटल वैल्यू बड़ी तो स्लोप तो क्या होगा, ज्यादा, स्लोप ज्यादा का मतलब क्या होगा, स्टीप ना कि फ्लैट। तो C0 से तो गलत है अभी बात, डी से देखते हैं, डी की वैल्यू छोटी, नीचे वाली वैल्यू छोटी तो टोटल वैल्यू बड़ी, तो भी इस कर्व क्या होना था, स्टीप, यानी कि फर्स्ट जो है वो बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। अरे समझे या नहीं, क्लियर। अब भी ऑप्शन पढ़ते थे, IS कर्व इज स्टीपर, अब IS कर्व क्या बोल रहा है, स्टीप कब, लोअर द वैल्यू ऑफ द केंजियन मल्टीप्लायर एंड लोअर द इंटरेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक बात है ये, अरे वही सेम बात बोल दी, सिर्फ इसमें क्या बोल दिया स्टीप, उसमें क्या बोल दिया फ्लैट, तो फ्लैट तो होगा नहीं, क्या होगा उस कंडीशन में, स्टीप, तो बी तो ठीक है। अब सी ऑप्शन पढ़ते हैं, the position of LM curve depends negatively on the price level and the resistiveness of money demand to the change in income, क्या बोल रहा है अभी देखिएगा, the position of LM curve depend negatively on the price level and resistiveness, the position of LM curve depend negatively on the price level, यस yes, भाई। देखिएगा प्राइस लेवल के साथ नेगेटिव रिलेशन कैसे, अगर प्राइस कम तो LM कर्व, अरे पी और एम में चेंज होगा तो प्राइस, LM कर्व क्या करेगा, शिफ्ट करेगा ना। देखिए LM कर्व की इक्वेशन निकालिएगा पहले, LM कर्व की इक्वेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मनी डिमांड की इक्वेशन EY माइनस FR और इक्वल टू मनी, मनी सप्लाई, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। उसके बाद क्या, यहाँ पर क्या होता है R, यहाँ पर क्या होता है Y, तो R को यहीं पे रखिएगा, माइनस FR इक्वल टू M/P माइनस EY हो जाएगा। अब ये माइनस के F को उठा के जब मैं यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का M/PF और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस E/F, ठीक है भाई। E/F क्या हो गया, LM कर्व का स्लोप, और M/P क्या हो गया, शिफ्टिंग पैरामीटर। तो M और P में जब हम LM कर्व के चेंज करते हैं तो क्या होता है, शिफ्ट होता है। अब ये बोलता है अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं, प्राइस बढ़ा दूं तो रियल मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, रियल मनी सप्लाई कम, तो LM कर्व जो है वो मेरा शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड। तो LM कर्व के साथ जो है प्राइस लेवल का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव, ये बात तो ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं, द रेजिस्टिवनेस ऑफ द मनी डिमांड टू द चेंज इन इनकम, देखिएगा द पोजीशन ऑफ LM कर्व डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन द प्राइस लेवल, यस, एंड द रेजिस्टिवनेस ऑफ द मनी डिमांड टू द चेंज इन इनकम, ये इनकम गलत यूज किया भी यहाँ पे इसने, इनकम की जगह पे क्या आना था, इंटरेस्ट रेट, ठीक है भाई, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आंसर तो एक ही हो सकता है ना क्वेश्चन का, या तो बी या सी, क्लियर। तो इसमें ये बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो यहाँ पे आप कट करके क्या कर लो, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के साथ भी क्या होता है LM कर्व का नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि एफ अगर बढ़ा, अरे EY माइनस FR, एफ की वैल्यू अगर ज्यादा तो LM कर्व का स्लोप क्या, कम, क्लियर है। अब डी ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, दी LM कर्व फ्लैट दे रहा है भाई, LM कर्व की वैल्यू क्या दे रहा है, फ्लैट, दी लार्जर द इंटरेस्ट रजिस्टिवनेस ऑफ मनी डिमांड, लार्जर द इंटरेस्ट रजिस्टिवनेस, लार्ज यानी किसकी वैल्यू लार्ज दे रहा है, एफ की वैल्यू लार्ज। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मनी डिमांड का रिलेशन क्या दे दिया भाई, लार्ज, तो इसका मतलब क्या, एफ की वैल्यू लार्ज, एंड इनकम रजिस्टिवनेस ऑफ मनी डिमांड एंड लोअर द वैल्यू, लोअर द वैल्यू ऑफ इनकम रजिस्ट, इनकम का मतलब क्या, प्रोडक्शन,
रेजिस्टेंस ऑफ मनी डिमांड यानी कि वाई की वैल्यू, वाई के साथ रिलेशन में क्या है ई, ये दिस भाई ई की वैल्यू क्या दे रहा है छोटी, तो ई बाई एफ क्या है एल एम कर्व का स्लोप, ई की वैल्यू तो दे दी छोटी, अरे ई ऊपर वाली वैल्यू छोटी नीचे वाली वैल्यू बड़ी, तो टोटल वैल्यू छोटी, टोटल वैल्यू छोटी तो एल एम कर्व फ्लैट, यस, तो डी भी ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कर दूंगा कट करके तो सी भी ठीक है, गलत क्या हो जाएगा बी, सॉरी ए आंसर, ए जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, फॉल्स ही पूछा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देखिएगा अभी क्वेश्चन को पढ़ के। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अफेक्ट एग्रीगेट स्पेंडिंग मोर क्विकली देन डज एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई, देखिएगा क्या बोल रहा है भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई, कि अगर इकोनॉमी के अंदर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं तो वो जो है इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अफेक्ट एग्रीगेट स्पेंडिंग मोर क्विकली देन, किसके साथ कंपैरिजन किया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, क्या बोल रहा है भाई कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है अगर हम उसमें, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो उससे जो है इकोनॉमी के अंदर इफेक्ट जल्दी आता है एज कंपैरिजन टू अगर हम मनी सप्लाई बढ़ाए उससे। देखते हैं भाई, देखिएगा एक मिनट पे, देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, उसकी वजह से क्या हुआ, किसी व्यक्ति की इनकम होगी भाई, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, यानी खर्चा करेगा भाई वो, ये तो क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का रोल। अब मनी सप्लाई का क्या सिस्टम होगा, मनी सप्लाई जैसे ही गवर्नमेंट बढ़ाएगी मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बाद मनी की डिमांड बढ़ेगी, मनी की डिमांड बढ़ने के बाद, मनी की डिमांड, अरे फिर लोगों लोगों को पैसा मिलेगा, और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा लोग मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे, मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे, अब लोग अब बैंक से पैसा उधार लेंगे भाई, उसके बाद पैसा लोगों के हाथ में आएगा फिर जाकर इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे, तो वो एक लेंथी प्रोसेस है। जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो डायरेक्ट लोगों की इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम होगी तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है भाई कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इफेक्ट करती है क्विकली एज कंपेरिजन टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो ये तो ठीक है भाई। बी ऑप्शन पढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हैज नो इफेक्ट, क्या बोल रहा है भाई, एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड हैज नो इफेक्ट, एग्रीगेट डिमांड में अगर इंक्रीज हो जाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता रियल आउटपुट के ऊपर, कब, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज वर्टिकल, बिल्कुल ठीक बात है भाई, अगर एग्रीगेट सप्लाई करो वर्टिकल है तो एग्रीगेट डिमांड करो बढ़ता जाए, एग्रीगेट जो रियल रियल प्रोडक्शन है, रियल आउटपुट यानी कि वाई जो है वो क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा, तो बी भी ठीक है। सी पढ़ के देखते हैं, an increase in government spending always crowd out an equal amount of private sector interest sensitivity spending, देखिएगा भाई क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो इंक्रीज होता है ऑलवेज क्राउडिंग आउट करता है, जबकि ऐसा तो नहीं है भाई कि हमेशा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो और हमेशा ही क्राउडिंग आउट हो, क्राउडिंग आउट कब होता है, देखिएगा अगर एल एम करो मेरा ओरिजेंटल तो नो क्राउडिंग आउट, जीरो क्राउडिंग आउट, एल एम करो मेरा वर्टिकल तो फुल क्राउडिंग आउट, कल भी क्वेश्चन आया था ना, अगर एल एम करो इंटरमीडिएट रेंज में पॉजिटिवली स्लोप्ड तो पार्शियली क्राउडिंग आउट, क्लियर, तो सी ऑप्शन तो गलत है। डी पढ़ के देखते हैं, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई लेस क्विकली, लेस क्विकली दे दिया, ऊपर वाला ऑप्शन ही कन्वर्ट करके दे दिया, यहाँ पे मोर क्विकली यहाँ पे लेस क्विकली, तो लेस क्विकली तो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मैथ the theory facts given in list 1 with their propounders given in list second, देखिएगा भाई, तो सबसे पहले देखिएगा स्टेलाइज फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, लिख लीजिएगा भाई, क्वेश्चन के यहीं पे लिख लीजिएगा, देखो यहाँ पे स्पेस है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा स्टेलाइज फैक्ट ऑफ ग्रोथ, स्टेलाइज फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैल्डर का गिवन है भाई, देखिएगा क्या है भाई इसमें, कैल्डर ने ऑब्जर्व किया भाई 1870 से 1994 तक के डाटा लेकर, 1870 से 1994 तक के डाटा कलेक्ट किए कैल्डर ने, और डाटा कलेक्ट करके कैल्डर ने क्या पाया भाई, कैल्डर ने ऑब्जर्व किया कि हमेशा इकोनॉमी के अंदर क्या लगेगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमी के अंदर हमेशा क्या लगेगा भाई, CRS कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया, दूसरा ये ऑब्जर्व किया भाई कि शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि कैपिटल और लेबर का शेयर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। थर्ड क्या ऑब्जर्व किया, थर्ड ऑब्जर्व किया भाई कि पर कैपिटा आउटपुट जो है वो ग्रो करेगा एट कांस्टेंट रेट, पर कैपिटा आउटपुट ग्रो एट कांस्टेंट रेट, कैपिटल आउटपुट रेशियो आल्सो कांस्टेंट, समझे भाई, देखिएगा दोबारा देखो भाई,
स्टेलाइज फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ गिवन बाय कैल्डर का गिवन है भाई। अमेरिका के डाटा लिए 1870 टू 1994 के, क्लियर। और डाटा लेकर क्या पाया भाई, डाटा लेकर ये पाया भाई कैल्डर ने कि जो हमेशा जो है इकोनॉमी के अंदर कौन सा लगेगा, कॉन्सेंट्रेटेड टू स्केल। दूसरा क्या ऑब्जर्व किया कि शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और थर्ड क्या पाया भाई, पर कैपिटा आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा। और क्या पाया भाई, कैपिटल आउटपुट रेशियो आल्सो कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये था स्टेलाइज फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मैच करना है स्टेलाइज फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसका, कैलेंडर का गिवन भाई, क्लियर है। एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी 16 की, एंडोजीनियस किसकी, एक के मॉडल भाई एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का। गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन एडमंड फेलप, क्या होता है गोल्डन रूल ऑफ एक्युमुलेशन, वो सेविंग रेट जिसके ऊपर कंजप्शन मैक्सिमम हो जाए। ऑप्टिमम ऑप्टिमल ग्रोथ टर्न पाइक्स किसके भी, रेडर एंड सैमुअलसन की, यहीं से याद रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, द एंडोजीनियस, अरे ये वही पूछ लिया अभी, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी एक के मॉडल की बात कर रहे हैं अभी, एक के मॉडल। देखिएगा भाई, ऑलवेज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लगते हैं अभी इसके अंदर, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कभी नहीं लगता, क्या लगता है अभी हमेशा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रखा है। द एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी सीक्स टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स ऑफ ग्रोथ दैट द सोलो मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन। क्या बोल रहा है भाई कि एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी सीक्स टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट ऑफ ग्रोथ दैट द सोलो मॉडल डिड नॉट एक्सप्लेन, कि एक के मॉडल ने किसकी बात कही जो सोलो मॉडल ने जिसके ऊपर बात नहीं कही। समझ रहे क्या, हिंदी के अंदर पढ़ के देख लीजिएगा, सिंपल है भाई बिल्कुल। देखो, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत समृद्धि के कौन से निर्धारक की व्याख्या प्रदान करने की चेष्टा करता है जिसे कि सोलो मॉडल ने स्पष्ट नहीं किया है। अरे हिंदी तो बहुत ज्यादा हार्ड है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो देखिएगा, समझ गए भी क्वेश्चन को कि एक के मॉडल ने किसका एक्स्ट्रा डिस्कशन किया जिसका सोलो मॉडल ने नहीं किया। तो देखिए टेक्निकल प्रोग्रेस तो दोनों ने बताई है भाई, क्लियर है। सोलो ने तो क्या बोला है, एंडोजिनस ग्रोथ की भाई गिवन टेक्नोलॉजी को ही हम अच्छे से यूज करेंगे, और इसने क्या बोला है कि हम टेक्नोलॉजी में चेंज करेंगे। तो टेक्निकल प्रोग्रेस की बात दोनों ने की है। अरे जब आपको सोलो मॉडल करवाया था तब आपको टेक्नोलॉजी में चेंज करवाया था, आपको याद, लेबर में चेंज करवाया था, टेक्नोलॉजी में भी चेंज करवाया था। टेक्नोलॉजी में चेंज कैसे करवाया था, लेबर को ई से मल्टीप्लाई करवा कर, ई क्या था, एफिशिएंट, एफिशिएंट लेबर हो गई थी भाई वो, क्लियर है। एफिशिएंट लेबर से मल्टीप्लाई करवा कर, तो वो उसको मैंने क्या बोला था, टेक्नोलॉजी में चेंज, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर दी, क्लियर भी। तो टेक्नोलॉजी में चेंज सोलो ने भी किया है और कैल्डर ने, उसने सॉरी एक के मॉडल ने भी किया है। लेबर में भी ग्रोथ की बात की गई है एंड पॉपुलेशन में ग्रोथ की बात की गई है, क्लियर है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोमोट ग्रोथ, बिल्कुल भाई ये आंसर आएगा इसका। सोलो ने गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं लिया था। सोलो क्या मान के चलता है, क्लोज इकोनॉमी नो गवर्नमेंट, क्लासिकल थॉट, वाई इजकल टू सी प्लस आई, याद होगा सभी को। अरे वाई इजकल टू सी प्लस आई लेके चला था, नो गवर्नमेंट क्लोज इकोनॉमी। सेम है डोमर मॉडल भी और सोलो मॉडल भी, लेकिन जो एक के मॉडल है वो क्या बोलता है अभी, गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमी के अंदर होगा, क्लियर है भाई। तो सी आंसर आ जाएगा अभी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज ए न्यू इंडेक्स टू बी इंक्लूडेड इन। तो इस क्वेश्चन के ऊपर लिखिएगा भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें लिखो भाई इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिएगा भाई। अरे क्वेश्चन के ऊपर या करंट, करंट का लिख लीजिएगा भाई। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको करवा चुका ना,
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको बता चुका कि इंडिया का कितना रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आपको पता भी है भाई, क्लियर है। अरे ह्यूमन एचडीआई के बारे में आपको बताना है, पब्लिश करता है 1990 के अंदर आया भाई, क्लियर है भाई। फर्स्ट रैंक किसका है, नॉर्वे जो हाईएस्ट पर है भाई, और लास्ट कौन है, नाइजीरिया। इंडिया का रैंक कितना भी एचडीआई के अंदर, 131। अभी सभी ये जो है एचडीआई, ह्यूमन पोवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, सभी एक ही जगह पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एचडीआई के बारे में तो लिख लिया भाई सभी ने। अब उसके बाद देखिएगा भाई, और एचडीआई को पब्लिश कौन करता है, यूएनडीपी, ये भी लिख लीजिएगा साथ में, यूएनडीपी पब्लिश करता है एचडीआई को। इंडिया का रैंक कितना है करंट टाइम के अंदर, 131। उसके बाद लिखिएगा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स 1997। कब आया अभी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, 1997 में, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसको भी कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको भी कौन पब्लिश करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, सॉरी, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को यूएनडीपी पब्लिश करता है, क्लियर है। क्लियर है भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के अंदर ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया भाई, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, क्लियर। इसको भी कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी, क्लियर है भाई। पब्लिश बाय यूएनडीपी विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, लिख लीजिएगा भाई। कौन पब्लिश करता है भाई, यूएनडीपी विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का नाम बदलकर 2010 के अंदर क्या रख दिया गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। रैंक कितना है भाई, करंट 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रैंक कितना है भाई, 62, 62, क्लियर है भाई। 62 क्या है भाई इसका रैंक। उसके बाद देखिएगा, और इसको करंट की जो, जहां पर आप डाटा कलेक्ट इकट्ठा कर रहे हो ना करंट का, वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है भाई, मल्टी डायमेंशनल पोर्ट्री इंडेक्स। उसके बाद इंडिया का रैंक लिख लिया भाई 62। अब लिखिएगा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आया भाई 1995 के अंदर, 1995 के अंदर आया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, पब्लिश बाय यूएनडीपी, क्लियर, इंडेक्स बाय यूएनडीपी। इंडिया का रैंक कितना है भाई, 112, लिख लीजिएगा इंडिया का रैंक कितना है भाई, 112, क्लियर है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद लिखिएगा भाई ईज ऑफ डूइंग, उसके बाद लिखिएगा जेंडर इनइक्वालिटी के बाद 1, 2, 3, 4, लिखिएगा भाई ईज ऑफ डूइंग, डूइंग, ईज ऑफ डूइंग, ऑफ डूइंग का मीन, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ डूइंग लिख लिया अभी। पब्लिश कौन करता है अभी, वर्ल्ड बैंक, पब्लिश कौन करता है अभी ईज ऑफ डूइंग को, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है अभी ईज ऑफ डूइंग को, वर्ल्ड बैंक। 63, इंडिया का रैंक कितना है भाई, काफी टाइम से यही रैंक चला हुआ है, 63 ईज ऑफ डूइंग के अंदर इंडिया 63। उसके बाद लिखिएगा भाई ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, लिख लिया भाई, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। पब्लिश कौन करता है भाई, लिख लीजिएगा पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन पब्लिश करता है अभी इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है अभी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड
इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक कितना है अभी? 43। इंडिया का रैंक कितना है अभी? 43। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कार्नल यूनिवर्सिटी। लिख लीजिएगा अभी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सॉरी ग्लोबल इनोवेशन वर्ल्ड, अरे लिख लिया क्या भाई? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है अभी? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, वर्ल्ड प्रॉपर्टी राइट्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी लिख लिया भाई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, क्लियर अभी, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, अब इसके अंदर इंडिया का रैंक देख लीजिएगा भाई। फोर्टी सिक्स भाई, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है? 46। ठीक है भाई, उसके बाद लिखिएगा भाई, उसके बाद लिखिएगा जेंडर इनइक्वालिटी को मेजर करने के मेथड। जेंडर इनइक्वालिटी मेजर करने के मेथड। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट अभी क्वांटाइल रेशियो। क्वांटाइल रेशियो में देखिए क्या होता है, एवरेज इनकम ऑफ, क्वांटाइल रेशियो में क्या होता है भाई? एवरेज इनकम रिचेस्ट पॉपुलेशन, रिचेस्ट 70% पॉपुलेशन डिवाइड बाय एवरेज इनकम ऑफ पुअरेस्ट, एवरेज इनकम ऑफ वेस्ट 20% पॉपुलेशन। समझ भी? और रेशियो क्या होता है भाई? एवरेज इन एवरेज इनकम, यानी कि इंडिया की मान लीजिए मैं क्वांटाइल रेशियो निकाल रहा हूँ, तो कैसे? 20% पॉपुलेशन जो रिच है उसका रेशियो डिवाइड बाय में 20% पॉपुलेशन जो गरीब है रेशियो से डिवाइड करवा दो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइल रेशियो। क्लियर अभी? क्वांटाइल रेशियो क्लियर, इसका लिखवाऊंगा अभी क्वांटाइल रेशियो का, उसके बाद आप लिख लीजिए क्वांटाइल रेशियो करंट टाइम में कितना है इंडिया का, वो लिखवाऊंगा। उसके बाद लिखिएगा पल्मा रेशियो। पल्मा रेशियो लिखिएगा, पल्मा रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ रिचेस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन शेयर ऑफ जीएनपी, यानी कि 10% जो रिचेस्ट पॉपुलेशन है जीएनपी के अंदर उसका शेयर डिवाइड बाय 40% शेयर ऑफ पुअरेस्ट पॉपुलेशन, 10% रिचेस्ट डिवाइड बाय 40% पुअर, पुअरेस्ट का 10% रिचेस्ट का। क्लियर अभी? उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मा रेशियो। इंडिया का लिखाऊंगा अभी कितना है पल्मा रेशियो। ठीक है अभी, कर लिया अभी। उसके बाद लिखिएगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कब आया था अभी? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2006 के अंदर। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पब्लिश कौन करता है अभी? देखिए इसको, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन पब्लिश करता है अभी हंगर इंडेक्स को? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड एंड रिसर्च
इसके अंदर इंडिया का रैंक लिख लीजिएगा भाई। इंडिया का रैंक लिख लीजिएगा भाई 94। 94 है भाई इंडिया का रैंक। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना है भाई? 94। ठीक है भाई। पहले ये 102 था भाई आउट ऑफ 117, 117 कंट्री के अंदर से। अब इसके अंदर कंट्री कितनी है देखते हैं भाई, एक मिनट रुको। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स टोटल कंट्री। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखिएगा भाई। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इंडिया का रेशियो कितना लिखा है अभी? 94। 94 2020 के अंदर था भी इसका। अब 2021 का डाटा है अभी, 2022 का भी अवेलेबल है। 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग कितना है अभी करंट के अकॉर्डिंग? तो 2021 का ही अभी हमारे पास डाटा अवेलेबल अभी 101 है भाई। 101 इंडिया का वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर कितना रेशियो है भाई, यानी कि कितना रैंक है? 101 पे। टोटल कंट्रीज कितनी है? 116। टोटल कंट्री कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर? इंडिया का रैंक कितना है भाई? 101। टोटल कंट्रीज कितनी है? 116। ठीक है भाई। और क्या रहता है भाई हमारा अभी? क्वांटाइल रेशियो और पल्मा रेशियो भाई, वो और लिख लीजिएगा भाई। पल्मा रेशियो अनकॉमन इक्वालिटी।
पल्मा रेशियो लिखिएगा अब इंडिया का कितना है 1.5। पल्मा रेशियो अब इंडिया का 1.5। 1.5। क्वांटाइल रेशियो देखिएगा भाई, 6.5। क्वांटाइल रेशियो कितना है भाई 6.5। बस भैया अभी इतना देखिए, क्वेश्चन पे चलिएगा अभी नेक्स्ट देखिएगा। क्या पूछा गया अभी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज कब आया था? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 के अंदर। वुमन पॉवर्टी इंडेक्स को बदलकर उसका नाम क्या कर दिया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इज ए न्यू इंडेक्स टू बी इंक्लूडेड इन, कौन पब्लिश करता है इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को? इज टू बी इंक्लूडेड इन वुमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वुमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक मिनट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, एक नया इंडेक्स है जो 2010 के अंदर आया था। पॉवर्टी इंडेक्स को के स्थान पर आया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर, इसको इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर भी, वुमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। क्लियर भी, याद रख लेना भी, इसको वुमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पब्लिश कौन करता है अभी इसको? पब्लिश बाय यूएनडीपी, पब्लिश बाय यूएनडीपी विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अभी इसको, इस क्वेश्चन के ऊपर ही यूएनडीपी पब्लिश करता है। यूएनडीपी किसके साथ मिलकर, विद ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव या रिपोर्ट। क्लियर है, तो ये बोथ आएंगे भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट और यूएनडीपी। क्लियर है, देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कैपिटल डिस्पोजेबल इनकम, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। देखिएगा सबसे पहला था जीएनपी, उसके बाद आई पर कैपिटा इनकम, फिर आई पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है भाई, ठीक है भाई, तो क्या आंसर आएगा अभी, पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान रजिस्टर्ड द हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट। तो जीडीपी की आपको लिखवा चुका हूँ, हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब कब रही है, 2007-8 के अंदर कितनी, 10.02%, और 10-11 के अंदर कितनी, 9.8%। लोवेस्ट कब कब रही है, 1965-66 में, 1965-66 के अंदर रही है -2.7%, और 1979-80 के अंदर कितनी रही है भाई, -5.1%। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी, 7-8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूएनईपी। तो फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अभी यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972, 1972 के अंदर आया था भाई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये बोल रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड ग्रेन इन इंडिया आर कैनलाइज्ड बाय,
तो कौन कैनलाइज करता है इसको? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1964 के अंदर आया था। क्लियर? भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एज पर प्रोविजनल डाटा रिलीज बाय सीएसओ, क्वार्टर वन 2012-13 जीडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड एट। तो देखिएगा भाई इसको भी। इकोनॉमिक सर्वे आपके पास सेंड किया था अभी आज सुबह ही, इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट, तो उसमें ये सब कुछ डिटेल में होता है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ही। ये आपको कल बताऊंगा भाई, अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा भाई सर्वे के अंदर देखने में। क्लियर? कि क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, क्वार्टर टू के अकॉर्डिंग कितनी है, क्वार्टर थ्री के अकॉर्डिंग कितनी है। सॉरी टू ही आया अभी 2021-22 की अगर मैं बात करूँ तो क्वार्टर टू, सॉरी क्वार्टर फर्स्ट एंड क्वार्टर सेकंड, तो बहुत दोनों के अकॉर्डिंग आपको लिखवा दूंगा अभी ग्रोथ रेट इंडियन जीडीपी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। इन हुज इकोनॉमिक थ्योरीज मोल्थस थ्योरीज आर इन द बेस। तो किसकी थ्योरी में थी भाई? केन्जियन की थ्योरी में। केन्जियन ने इफेक्टिव डिमांड को यूज किया था, और इफेक्टिव डिमांड किसकी गिवन थी? मोल्थस की। क्लियर? नेक्स्ट, देर आर फोर फेज ऑफ ए बिजनेस साइकिल, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अकरेंस ऑफ दिस फेज। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका अभी पहले भी, ये होते हैं अभी फेज। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन पाथ, इसको रिसेशन, इसको डिप्रेशन, इसको रिकवरी। ठीक है भाई, तो क्या होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस? रिकवरी, रिकवरी के बाद रिसेशन आए? नो। रिकवरी के बाद एक्सपेंशन आए? बिल्कुल। और एक्सपेंशन के बाद डिप्रेशन आए? नो। डिप्रेशन, एक्सपेंशन, रिकवरी, रिकवरी के बाद क्या है? अरे देखो रिकवरी, रिकवरी के बाद क्या आएगा? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिसेशन, फिर रिसेशन के बाद डिप्रेशन। तो डी आंसर। नेक्स्ट देखिएगा,
द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान इन इंडिया क्या रहा था भाई, इंक्रीज रही थी। ठीक है, तो करंट टाइम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी इस क्वेश्चन की। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इन डेवलप्ड कंट्रीज इज लेस देन, कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है फूड की डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर क्या होती है, लेस देन 1। किसका मॉडल है भाई, प्रेवी सिंगर हाइपोथेसिस, कि प्राइमरी गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, लेस देन 1। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो कि डेवलप कंट्रीज का होता है प्रोडक्ट, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1। अपना खेत अपना काम, दैट इज ओन फील्ड ओन वर्क इज ए न्यू स्कीम अंडर मनरेगा एंड इट इज इनिशिएटेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब से हुई थी भैया। क्लियर, अभी मनरेगा के अंदर एक नई स्कीम आई थी अपना खेत अपना काम, ये सबसे पहले कहाँ पे इनिशिएट हुई थी, पंजाब के अंदर। प्राइस सीजर, कीमत कैची, तो कीमत कैची का मतलब क्या होता है भाई, दो चीजों को अलग करना। ठीक है, दो चीजों को अलग करना, उसको क्या बोलते हैं, प्राइस सीजर। तो ये बोल रहा है रिलेटिव प्राइस ऑफ फ्यूल एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं, रिलेटिव प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स एंड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। बिल्कुल भाई, अरे साफ साफ पता चल रहा है इंडस्ट्री गुड्स के प्राइस का रिलेशन किसके साथ, एग्रीकल्चरल गुड्स के प्राइस के साथ। सी ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, रिलेटिव प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन टर्म ऑफ एक्सपोर्टेड। नो, तो दो सेक्टरों को बीच में डिफरेंस दिखा दिया भाई, तो दैट इज प्राइस सीजर। नेक्स्ट चलिएगा, येलो रिवैल्यूएशन, ये आपको बताया था इंडियन इकोनॉमी के नोट्स में गिवन है भाई सभी। येलो किसके लिए आई थी, सीड्स के लिए, बिल्कुल भाई। व्हाइट रिवैल्यूएशन मिल्क के लिए आई थी। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, क्यों भाई, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन थोड़ी है। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट चलिएगा भाई 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा भाई, द इंटरमीडिएट सॉरी द इमीडिएट काज फॉर द कोलैप्स ऑफ द ब्रिटेन वुड सिस्टम। ते बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है भाई कि ब्रिटेन लिक्विडिटी प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव चूज करते थे हम इसमें। तो देखिएगा अब की बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है, अब की बार खोल के बता दीजिए हमारी लैंग्वेज के अंदर। इमीडिएट काज फॉर द कोलैप्स ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम, क्यों कोलैप्स कर गया था, द एक्सपेक्टेशन दैट द यूएस वुड सून बी फोर्स टू डिवैल्यू द डॉलर, क्योंकि लोगों के माइंड के अंदर नेगेटिव एक्सपेक्टेशन आ चुकी थी कि अब यूएस ने इतने डॉलर छाप दिए जितना उसके पास गोल्ड ही नहीं है, तो अब यूएस वाला क्या कर सकता है, डॉलर की वैल्यू को कम कर सकता है, डी वैल्यू कर सकता है। तो ये भी आएगा भाई, द मैसिव फ्लाइट ऑफ लिक्विड कैपिटल फ्रॉम द यूएस। इसका मतलब क्या है भाई, कि एक लार्ज अमाउंट में जो यूएस का डॉलर था वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया था, यूएस के डॉलर को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये भी ठीक है। द अटेम्प्ट बाय 3 स्मॉल यूरोपियन सेंट्रल बैंक टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ देयर डॉलर होल्डिंग इनटू गोल्ड एंड द फेड, क्या बोल रहा है भाई कि तीन जो छोटे बैंक थे वो फेड के पास चले गए थे, सेंट्रल बैंक के पास, कि डॉलर को कन्वर्ट करके दो किसमें, गोल्ड के अंदर। क्लियर है, इसीलिए तो ब्रिटेन वुड सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पॉट एक्सचेंज रेट, सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन, स्पॉट का मतलब क्या होता है, विद इन 2 डेज। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फ्यूचर के लिए, तो द परचेज और सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर डिलीवरी विद इन 2 डेज बिजनेस डेज, ये भी ठीक है। डी द सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर डिलीवरी, नो। द परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर डिलीवरी, नो। तो आंसर आएगा भी। नेक्स्ट चलिएगा, रिगार्डिंग एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिएगा भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा भाई, लिख लीजिएगा भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डाल के, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। देखिएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन का मीनिंग क्या है भाई, सबसे पहले तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का सदस्य होने के लिए डब्ल्यूटीओ का सदस्य होना जरूरी है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो देखिएगा क्या होता है भी मोस्ट फेवर्ड नेशन, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाता है। इसमें हम उन देशों को शामिल करते हैं भाई, जिन देखिए जिन भी देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर शामिल कर लेंगे ना हम, जो भी देश एमएफएन यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर होंगे, उनके साथ हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, उनके साथ हम क्या करेंगे भाई, इक्वल ट्रीटमेंट। मान लीजिए इंडिया ने 7 कंट्रीज को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, तो हम उन 7 कंट्रीज के साथ कैसा व्यवहार करेंगे भाई, इक्वल ट्रीटमेंट। क्लियर, मोस्ट फेवर्ड नेशंस में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि दो कंट्रियों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए हम दर्जा दे देते हैं कि ये एमएफएन ये हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन है। क्लियर,
कब आया था भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन? 1990 सॉरी 1794 के अंदर भाई, 1794 के अंदर आया था भाई। एक मिनट, देखिएगा भाई कब आया था भाई मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट? 1794 के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात भाई याद रखिएगा, इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था 1996 के अंदर। 1996 में इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था पाकिस्तान को। क्लियर? तो पढ़िएगा भाई, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इट गारंटीज स्पेशल प्रिविलेज टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। इट गारंटी ओनली इक्वल ट्रीटमेंट। यस, ये गारंटी देती है इक्वल ट्रीटमेंट की। क्लियर भी? तो ये तो ठीक है बीबी। तो अब और पढ़ के देखिए, द अनकंडीशनल मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज सेम्स टू बी मोर इक्विटेबल देन द कंडीशनल। नो, द कंडीशन मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज कॉन्फ्रेंस सिग्निफिकेंट राइट ऑन द कंट्रिंग पार्टनर। तो आंसर क्या जाएगा भाई इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, हैमिल्टन लिस्ट। देखिएगा भाई हैमिल्टन लिस्ट, हैमिल्टन लिस्ट क्या थी भाई? देखिए 17 गुड्स ऐसी थी, 17 गुड्स ऐसी थी जिसका इंडिया ने क्या डिसीजन लिया था भाई, इनका हम एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना क्या कर देंगे, इनका इंपोर्ट करना हम बंद कर देंगे, इन चीजों का प्रोडक्शन हम डोमेस्टिकली करेंगे। इन 17 गुड्स की जो एक हैमिल्टन लिस्ट आई थी 17 गुड्स की, इसके अंदर इंडिया ने क्या किया भाई, 17 गुड्स को जो है इंपोर्ट करना बंद कर दिया और उसका डोमेस्टिकली प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? हैमिल्टन लिस्ट भाई, तो वो थी हमारी हैमिल्टन लिस्ट। क्लियर है भाई? देखिएगा हैमिल्टन लिस्ट किसके साथ मैच करेगी? इंडियन इंडस्ट्री के साथ। मार्शल लर्नर कंडीशन किसके साथ अभी? मार्शल लर्नर कंडीशन। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट, नो। मार्शल लर्नर कंडीशन है इंडियन इंडस्ट्री, नो। इलास्टिसिटी अप्रोच, बिल्कुल भाई, इलास्टिसिटी की अप्रोच है। देश। एजवर्थ, एजवर्थ का किससे मैच करेगा भाई? इम्प्रूविंग ग्रोथ। इम्प्रूविंग ग्रोथ क्या होता है बताऊंगा। जैकब वाइनर का क्या था? ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है कि एसोसिएशन की वजह से दो मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ावा मिला, उसको बोलते हैं ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है कि ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है भाई? एसोसिएशन की वजह से नॉन मेंबर कंट्रीज के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड कम हुआ उसको बोलते हैं ट्रेड डाइवर्जन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डाइवर्जन। अब देखिएगा FIV की पीछे क्वेश्चन आ चुका ना, ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का, मैं आपको लिखवाया था वहां पर। डाइवर्जन और क्रिएशन क्या है, किसके गिवन है भाई? वो जैकब वाइनर के। एजवर्थ का गिवन है इम्प्रूविंग ग्रोथ। क्या होता है इसका मतलब? वो ग्रोथ जो गरीबी पैदा कर दे, ऐसी ग्रोथ जो गरीबी पैदा कर दे उसको बोलते हैं इम्प्रूविंग ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ग्रोथ कर जाए तो गरीबी पैदा हो जाएगी कंट्री के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अंडर ए मैनेज्ड फ्लोटिंग, ये कल भी क्वेश्चन आया था शायद, मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग। क्या होता है भाई डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग? जो कुछ तो मार्केट फोर्सेस के द्वारा और कुछ गवर्नमेंट के अंडर में, उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो अब देखिएगा क्या बोल रहा है भाई ये, अंडर ए मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द नेशंस मॉनेटरी अथॉरिटीज इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्मूथ आउट शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। यस, शॉर्ट रन के फ्लक्चुएशन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं अभी हम पॉलिसीज का। लॉन्ग रन के अंदर ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है, याद रखिएगा ये बात। लॉन्ग रन के अंदर ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा? स्मूथ आउट शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। तो बी ऑप्शन क्या है? स्मूथ आउट लॉन्ग रन, नो। सी ऑप्शन क्या है? स्मूथ आउट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, नो। कीप एक्सचेंज रेट फिक्स्ड अमंग ए ग्रुप ऑफ नेशन, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ऑप्टिमम करेंसी एरिया मुंडल एंड जॉनसन का भाई? ऑप्टिमम करेंसी एरिया मुंडल एंड जॉनसन। तो ऑप्टिमम करेंसी एरिया में क्या बोलता है देखिए, वे चार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सिंगल करेंसी, और क्या भाई, फ्री कैपिटल लेबर मोबिलिटी, फ्री कैपिटल लेबर मोबिलिटी होनी चाहिए, बेल आउट पैकेज होना चाहिए, सेम ट्रेड साइकिल होना चाहिए।
ठीक है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिएगा, ऑप्टिमल ज्योग्राफिकल एरिया फॉर ए सिंगल करेंसी, बिल्कुल। ऑप्टिमल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ फॉर सर्वल करेंसीज हुज एक्सचेंज रेट्स आर रिलेटिवली पैक्ड। पैक्ड का मतलब क्या होता है, बंधी हुई, मैं आपको शायद पीछे ही बता चुका। ठीक है, सिंगल करेंसी और दी पैक्ड करेंसी फ्लक्चुएट जॉइंटली वाइस वर्सा, यस, एक साथ फ्लक्चुएट करती हैं सभी करेंसीज। क्लियर है, पीछे शायद क्वेश्चन आया था, उसमें बोला गया था सिंगल करेंसी और पैक्ड करेंसी डू नॉट फ्लक्चुएट। क्लियर भाई, यानी कि एक साथ फ्लक्चुएट ना करे, तो वो हमने गलत कर दिया था वहां पर। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी अप्रोच टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका भी मॉनेटरी अप्रोच से, मुंडल एंड जॉनसन की भाई। तो देखिएगा मॉनेटरी अप्रोच, देखो पढ़ के भाई, ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रिजल्ट कब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट, ये क्या बोल रहा है देखिएगा, फ्रॉम एन एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, यस। अगर हम डोमेस्टिक मनी की डिमांड से मनी की सप्लाई, अगर ये रेशो जो है, डोमेस्टिक मनी की सप्लाई अगर ग्रेटर होगी, तो डोमेस्टिक मनी की सप्लाई अगर ग्रेटर होगी डोमेस्टिक मनी की डिमांड से, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा। तो ये बात ठीक बोल रहा है, अभी पीछे भी शायद ये क्वेश्चन आया था। क्लियर है, ए बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रिजल्ट फॉर एन एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो क्या होगा, सरप्लस, यस। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम आर दी ऑटोमेटिकली करेक्टेड इन द लॉन्ग रन, अभी आपको बताया, यस। लॉन्ग रन के अंदर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाती है। ये जो अप्रोच है किसमें काम करती हैं, शॉर्ट रन की फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, स्टेट में कौन से आते हैं, आपको पीछे एक अलग टेबल बनवा कर लिखवा चुका हूं मैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं, टैक्स ऑन मिनरल स्टेट का गया, टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टेट में गया, एग्रीकल्चर स्टेट में गया, टैक्स ऑन सेल ऑफ परचेज ऑफ न्यूज पेपर, ये किस में गया, सेंटर के अंदर। क्लियर, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह ये भी किस में जाती है, सेंटर में। एल्कोहलिक लिक्विड ये किस में जाएगा, स्टेट के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांट फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अब कौन सा फाइनेंस कमीशन चला हुआ है, 15th फाइनेंस कमीशन। चेयरमैन कौन है उसके, एन के सिंह, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन के सिंह। ठीक है भाई, और 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन वाई वी रेड्डी। 15th के कौन है, एन के सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कितना परसेंट शेयर जो सेंटर स्टेट को देती है, 41%। और 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग कितना शेयर देती थी, 42%। ठीक है भाई, अब देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 280 के तहत, 280 के तहत फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया, 280 के तहत। और फाइनेंस कमीशन ग्रांट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है स्टेट गवर्नमेंट को 275 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर 275 के अकॉर्डिंग। 280 के अकॉर्डिंग तो क्या होता है भाई, फाइनेंस कमीशन आया था और 275 के अकॉर्डिंग ग्रांट देती है। तो ये भी याद रख लेना, फर्स्ट पेपर के अंदर पूछ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो अब देखिएगा क्या बोल रहा है अभी, फाइनेंस ग्रांट फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट, स्टैट्यूटरी ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम 1972 के थी, अंदर आई थी के एन राज कमेटी, के एन राज कमेटी। ये भी देखिए, मैं आपको पहले बता चुका था, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे भाई, कि आपको पता होना चाहिए इनकम टैक्स कब आया, एक्सपेंडिचर टैक्स कब आया, मोड वेट, सैनवेट, सर्विस टैक्स, गिफ्ट टैक्स। क्लियर, अभी सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, कमेटी ऑन टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड वेल्थ, केंद्र राज कमेटी। डायरेक्ट टैक्स के इंक्वायरी कमेटी 1970 में कौन सी थी, अरे डायरेक्ट टैक्स के ऊपर वांचू कमेटी आई थी क्या, क्लियर है ना, वांचू कमेटी। जहा कमेटी किसके लिए आई थी, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। क्लियर, अभी अब कौन सा बच गया, टैक्स रिफॉर्म कमेटी 1991, राजा जी चलैया कमेटी। ठीक है, अभी तो इसको मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द बिगेस्ट होल्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट जो वो सबसे ज्यादा कहाँ से पैसा उठाती है, कॉमर्शियल बैंक के एसएलआर, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है बिगेस्ट होल्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज कौन है, कॉमर्शियल बैंक है, जिसने सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदा हुआ है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा किसको यूज करती है, एसएलआर को। क्लियर अभी, अब नेक्स्ट देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इन इंडिया। अभी वहीं से क्वेश्चन आ गया दोबारा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर लगाइएगा।
तो सर्विस टैक्स कब आया था 1995 के अंदर। इनकम टैक्स 1860 में इंट्रोड्यूस हुआ था भाई। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स कब आया था 2005 के अंदर, याद रखिएगा। नया टैक्स अभी 2005 के अंदर आया था, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। बैंकों के अंदर कैश को ट्रांजैक्शन करने के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स। कब आया था ये कॉन्सेप्ट 2005 के अंदर। गिफ्ट टैक्स कब आया था 1958 के अंदर, एबोलिश कर दिया गया। पीछे आपको लिखवाया था कि गिफ्ट टैक्स आया था 1958 के अंदर, एबोलिश कर दिया आई थिंक 1998 के अंदर, श्योर नहीं हूँ भाई मैं, क्लियर, तो देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज नॉट वर्कड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। इनके अंदर से कौन सा ऐसा है जिसने ब्लैक मनी के एस्टिमेशन में काम नहीं किया। निकोलस कैल्डर ने भी किया था, डॉक्टर डी के रंगरेकर ने भी किया था, ओपी चोपड़ा ने भी किया था, किसने नहीं किया, सुखमन्य चक्रवर्ती ने नहीं किया। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आगे रिपीट होगा ये क्वेश्चन, क्लियर। तो किसने काम किया था ब्लैक मनी के अंदर, एन कैल्डर, डॉक्टर डी के रंगरेकर, ओपी चोपड़ा, सुखमन्य चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, for which of the following items of household consumption expenditure in India NSO sample service organization takes the reference period of 365 days। क्लियर भाई। एनएसएसओ के डाटा के अकॉर्डिंग 365 दिन तक जो चीज चले वो कौन कौन सी हैं। देखिएगा अभी ऑप्शन पढ़ के, बिल्कुल बेसिक अभी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। देखिए, क्लॉथिंग, फुटवियर, बेडिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा हो सकता है भाई। नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं, एडिबल ऑयल, फिश एंड मीट, तो ये एक साल तक चलेंगे क्या भाई। फिश मीट अगर माल खरीद के लाऊं तो एक साल तक चल जाएंगे, नो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नो। ऑल अदर फूड, फ्यूल, लाइट, मेस गुड्स एंड सर्विसेज, नो। तो क्वेश्चन क्या है, क्लॉथ चल सकते हैं, फुटवेयर चल सकते हैं, ड्यूरेबल गुड्स भी, बिल्डिंग, एजुकेशन वगैरह वगैरह, क्लियर। तो आंसर क्या होगा भाई यहाँ पर, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, डी वाला भी क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके अंदर भी फूड आ गया ना, ऑल अदर फूड। व्हाट इज द एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका, तीसरी बार क्वेश्चन है ये अब की बार, कि पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना है, आपको लिखवाया था 2630 रुपए तो अर्बन के अंदर और 1430 रुपए रूरल के अंदर, करंट टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, कर लेना भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट, सॉरी, व्हाट इज द टारगेट फॉर टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ 2015-16 एज पर मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन बजट 2021-22। देखिएगा भाई, तो आपको बताया था अभी जब बजट आपको करवाया था तब तीन पॉलिसी बताई थी, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क और फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, करवाया था ना भाई। तो लिखिएगा भाई आज इनका मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ पर यूज होती है। लिखो भाई, फर्स्ट लिखो फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। देखिएगा भाई फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सभी इसके अंदर जो कुछ भी होगा ना सब कुछ टैक्स के ऊपर होगा, जैसे कि जीएसटी के ऊपर हो गया, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, रेलवे बजट, सब कुछ, क्लियर। फिस्कल पॉलिसी के अंदर सब कुछ टैक्स पर होगा, कौन सा टैक्स आया है, कौन सा गया है, क्लियर। वो सब कुछ किसके अंदर होगा, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अब इसका देखिए क्या रोल होता है भाई बजट के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में क्या बताता है भाई, कि इकोनॉमी ने क्या अचीव किया और उसका कंपैरिजन पिछले वाले से, यानी कि 2021-22 के बजट का कंपैरिजन 20-21 के बजट से, उसके वो किसके अंदर किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर, कंपैरिजन बिटवीन इकोनॉमी ने क्या अचीव किया उसका कंपैरिजन पीछे वाले से। ठीक है। थर्ड में क्या होता है, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी। अब ये क्या बताता है अभी हमें, कि अब की बार जो गवर्नमेंट का फिस्कल व अन्य डेफिसिट जो है वो कितना है और वो कहाँ से पूरा करेगा, साथ में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी बताता है। मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या बताता है भाई हमें, कि अब की बार गवर्नमेंट का डेफिसिट, कौन कौन सा डेफिसिट कितना कितना है और उसको गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंस करेगी। ठीक है, पूरा कहाँ से करेगी, क्लियर है भाई। तो वो हमें बताता है मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट।
देखिएगा भाई, क्वेश्चन देखिएगा भाई अब। क्या बोला भाई, व्हाट इज द टारगेट फॉर टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ 2021-22 एज पर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द यूनियन बजट 2021-22 परसेंट ऑफ जीडीपी। बोल रहा है भाई कितने परसेंट जो हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है डेट की। तो डेट का आपको कल करवाऊंगा, पीछे भी क्वेश्चन आया था ना, क्लियर है। तो ये आपको कल बताऊंगा भाई कि कितना परसेंट डेट जो है हमारे ऊपर अभी तक। ठीक है भाई, एक्सटर्नल डेट कितना है, इंटरनल डेट कितना, दोनों बताऊंगा भाई। ठीक है, एक्सटर्नल डेट क्या है, जो हमने बाहर से उधार उठाया हुआ है जीडीपी का, वो कितने परसेंट है, इंटरनल डेट कितना है और टोटल कितना है। क्लियर भी, कल आपको करवाऊंगा भाई ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी मोर देन 5%। कि ऐसा ईयर कौन सा है जहाँ पर जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 5% से ज्यादा रही है। तो करंट टाइम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस क्वेश्चन की, 7, 8 और 10, 11 के अंदर रही थी भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Which of the following items of private final consumption expenditure has the largest share in recent year in the Indian economy? तो ये भी देख लीजिएगा अभी, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सब डिटेल में होता है भाई, ये देखिएगा।
कल बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन के ऊपर भी भाई। देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 48 क्वेश्चन। Which of the following has not been one of the terms of reference of the 15th फाइनेंस कमीशन। देखिएगा भाई 15th फाइनेंस कमीशन को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। चेयरमैन आपको पता भी एन के सिंह है, तो 15th फाइनेंस कमीशन में कितना परसेंट शेयर देगा, 41%। ये 13th फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया भाई। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंस कौन सा है, 15th फाइनेंस कमीशन। तो 15 इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लीजिएगा 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। 41% शेयर देगा भाई 15th फाइनेंस कमीशन। अब लिख लीजिएगा भाई इसमें इनकम के बेस पर कितना परसेंट शेयर देगा, 45%। एरिया के अकॉर्डिंग 15%। पॉपुलेशन 2011 की के अकॉर्डिंग 1971 के अकॉर्डिंग जीरो कर दिया भाई, 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 15%। डेमोग्राफिक चेंज के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक चेंज के अकॉर्डिंग कितना देगा, 7.5%। और भाई टैक्स एफर्ट, टैक्स एफर्ट में कितना देगा, 2.5%। और फॉरेस्ट के लिए कितना देगा, 15%। ठीक है भाई, ये अभी 14th फाइनेंस सॉरी 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, होल सेल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। इनके बेस ईयर भाई क्वेश्चन पूछने के चांस अभी बिल्कुल यहाँ से। होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI, होल सेल प्राइस इंडेक्स का जो है बेस ईयर कितना है, करंट टाइम में इसका बेस ईयर है 2011-12। ठीक है भाई। इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस इंडेक्स सॉरी बेस ईयर कितना है भाई, अब 2000 साल पहले, 2016। क्लियर भाई। कंज्यूमर CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर कितना कर दिया गया अभी, अब 2012। ये पुरानी है अभी, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर का इंडेक्स नंबर कितना है भाई, सॉरी बेस ईयर कितना है एग्रीकल्चर का, 1986-87। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बेस ईयर कि किसका बेस ईयर क्या है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। Which of the following does not hold correct about the damaged view of concentration and monopoly power। देखिएगा अभी पढ़कर, superior efficiency produces both increased concentration and more profits। The causal link is from concentration to profitability। The causal link is from efficiency to concentration। तो इसका आंसर आएगा विद, यहीं से याद रख लेना, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो सुपीरियर एफिशिएंसी प्रोड्यूस बोथ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन एंड मोर प्रॉफिट, ट्रू कौन सा नहीं है अभी, बी ऑप्शन जो है वो ट्रू नहीं है। द कैजुअल लिंकेज फ्रॉम कंसंट्रेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर भैया, छोड़ सकते हो अभी इस क्वेश्चन को, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, देखो भाई, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशिएंट फॉर एस्टिमेशन द इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजिंग द फार्मूला। फार्मूला आपको गिवन है अभी गिनी कोफिशिएंट का, कि इस फार्मूले का यूज करके गिनी कोफिशिएंट निकालिएगा। क्लियर है। इज द नंबर ऑफ फर्म एंड S1 इज द शेयर ऑफ ith फर्म। क्लियर अभी, एन किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ फर्म को, एस किसको, शेयर ऑफ फर्म को। सिर्फ डाटा वैल्यू पुट करनी है अभी, बिल्कुल सिंपल है, देखिएगा कैसे। देखो जी इक्वल टू 1/n, एन कितने, नंबर ऑफ फर्म 4, तो एन की जगह पे मैं 4 पुट कर रहा हूँ भाई, समीशन ऑफ I to n, यानी कि फर्स्ट टू फोर तक करना है भाई। तो यानी कि पहले मैं फर्स्ट फर्म का करता हूँ, n4 माइनस 2i, पहले फर्स्ट फर्म का लिख रहा हूँ भाई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट फर्म, अरे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एक मिनट रुकिए भाई, आई यहाँ पर यानी कि फर्स्ट फर्म है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 इंटू फर्स्ट फर्म प्लस, ये क्या भी हमारा 1 भाई, +1 इंटू में क्या है S1, S1 का मतलब क्या है, शेयर ऑफ फर्स्ट फर्म। SI का मतलब फर्स्ट फर्म का ले रहा हूँ, तो फर्स्ट फर्म का शेयर कितना है 70%, प्लस सेकंड वाले में क्या करूंगा फिर मैं, अरे देखिए ये 1/4 है ना, ये तो बाहर है ब्रैकेट, ये तो क्लियर है भाई, उसके अंदर फिर ये 20 70, फिर स्टार्ट होगा प्लस, प्लस के बाद फिर क्या आएगा
एन, एन कितना 4 माइनस 2, आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि अब सेकंड फर्म का निकाल रहा हूँ, प्लस 1। ठीक है, 70 की जगह पे अब कितना आ जाएगा 10। इसी तरीके से थर्ड फर्म का निकालूंगा 4, एन तो 4 ही रहेगा, 2 अंदर अब कितना आ जाएगा 3 प्लस 1, और इसका थर्ड फर्म का शेयर 10। इसी तरीके से फोर्थ फर्म का 4 माइनस 2 इंटू कितना आ जाएगा 4 फ्रॉम प्लस 1, और फोर्थ फर्म का शेयर भी 10। अब इसको सोल्व कर लेना, अभी देखिएगा 1/4 तो बाहर है, इसको सोल्व करूंगा तो 4 माइनस 2 इंटू 1 2, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 70 210 प्लस माइनस टू 4, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1, 1 इंटू 10 10। ठीक है भाई, प्लस 4 माइनस 4 माइनस माइनस 2 इंटू 3 -6, -6 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो माइनस के 2, -2 से जब 1 जाएगा, -2 से जब 1 जाएगा तो माइनस का 1, -1 मल्टीप्लाई 10, माइनस का 10, माइनस का 10। नेक्स्ट देखिए 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 माइनस के 4 से 1 गया, माइनस के 3, -3 इंटू 10 -30। ये आ गया, अब इसको सॉल्व करो भाई, 1/4 माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस का 40, माइनस का 40 और 220, 220 के अंदर से -40 गया, कितना बचेगा भाई, और कितना बचेगा 180, 180 डिवाइड बाई 4, तो इसको कट कर लो भाई, 90 डिवाइड बाई 2, 90 को 2 से कट करूंगा तो 45 सी आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखो भाई, आयरन लॉ ऑफ वेज किसका गिवन है भाई, आयरन लॉ ऑफ वेज, आयरन लॉ ऑफ वेज गिवन है भाई जेएस मिल, जॉन आर हिक्स, डेविड रिकार्डो। तो किसका गिवन है भाई, डेविड रिकार्डो का। तो देखिएगा आयरन लॉ ऑफ वेज क्या होता है, क्या बोलता है आयरन लॉ ऑफ वेज के अंदर, कि लॉन्ग रन में रियल वेज हमेशा उतनी दो, लॉन्ग रन के अंदर लॉन्ग रन के अंदर रियल वेज जो है हमेशा उतनी दो कि जितना उनका जीवन निर्वाह हो उसके। समझ रहे हो, आयरन लॉ ऑफ वेज में क्या बोलता है डेविड रिकार्डो, कि लॉन्ग रन के अंदर लेबर को सिर्फ और सिर्फ उतनी वेज दो जिससे उनका जीवन निर्वाह हो उसके। क्लियर, आयरन लॉ ऑफ वेज डेविड रिकार्डो का। वेज फंड थ्योरी किसकी है, अरे वेज फंड थ्योरी में आपको पीछे लिखवाया था, क्लासिकल थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, तो वहां पे वेज फंड थ्योरी करवाई थी, जेएस मिल की क्लाइमेट थ्योरी करवाई थी। क्लियर, तो वेज फंड थ्योरी में क्या था कि एक फंड डिसाइड कर दिया जाता है वेज का, उस फंड में से अगर लेबर ज्यादा तो वेज रेट कम, और लेबर कम तो वेज रेट ज्यादा। सरप्लस वैल्यू थ्योरी किसकी है, कार्ल मार्क्स की। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसकी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी किसके साथ मैच कर जाएगी, जॉन आर हिक्स के साथ। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर। तो देखिएगा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर का पोर्शन नहीं है। तो देखिएगा वेज तो क्या उसकी इनकम अभी जो वो कमाता है, तो वेज तो आएगा नहीं इसके अंदर। मैटरनिटी बेनिफिट ये हो सकता है भाई, पेंशन भी आ जाएगी भी इसके अंदर। इंडस्ट्रियल अगर इंजरी होती है तो उसके लिए उसको जो बेनिफिट मिलता है वो किस में चला जाएगा, सोशल सिक्योरिटी में। वेज रेट नहीं आएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेज, वो तो उसको काम के बदले मिलती है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन सुगेस्टेड एज द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंडोर्स्ड बाय द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। देखिएगा भाई क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन सुगेस्टेड एज फैक्टर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। 1993 के अकॉर्डिंग पूछा गया भाई स्टैटिस्टिकल कमीशन के अकॉर्डिंग, कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो है कौन सा फीचर नहीं होगा। प्राइवेट अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज, no complete accounts are available that would permit a financial separation of the production activities of the enterprises, casual job or jobs of a limited short duration, the employment size of the enterprise is below a certain threshold। देखिए अब हिंदी में पढ़ के देख लीजिएगा अभी इसको।
निजी अनगिनत उद्यम, कोई पूर्ण लेखा उपलब्ध नहीं है। 54 क्वेश्चन करो भैया आज, और कल डिस्कस करेंगे भी। 54 क्वेश्चन तक डिस्कस करो भैया आज, ठीक है भाई। अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना भी, ठीक है भाई, और कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।